स्वागत है आपका श्रीनाथ क्लासेस के ऑनलाइन ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अपने भारत के भूगोल के विषय का अध्ययन चल रहा था और भारत के भूगोल में अपने हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है उसका अध्ययन स्टार्ट कर रखा था। तो हमने हिमालय का जो अध्ययन था उस अध्ययन के अंदर अपने जैसे हिमालय के जो विभिन्न भाग थे उनका अध्ययन अपने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारे विषय आता है वो आता है हिमालय का प्रादेशिकरण। अब देखिएगा, हिमालय के अगर अपने प्रादेशिक वर्गीकरण की अगर अपने बात करें तो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, तो देखिएगा हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण की जब अपने बात करते हैं तो हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है वह मुख्य रूप से एक विद्वान व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था सिडनी बुरार्ड। तो जो सिडनी बुरार्ड थे उन्होंने क्या किया था, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण स्टार्ट किया था। अब देखिए जो सिडनी बुरार्ड थे इन्होंने हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण का आधार क्या माना, तो इन्होंने जो नदियां थी नदियों के आधार पर इन्होंने क्या किया, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण क्या किया, प्रस्तुत किया। नदियों के आधार पर प्रादेशिक वर्गीकरण की जब अपनी बात करते हैं तो इसमें पहला जो आता है वो आता है जी कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो देखिएगा कश्मीर और पंजाब हिमालय की जब अपने बात करते हैं तो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच तक का जो भाग है, यानी सिंधु नदी से लेकर के, यानी ये आती है सिंधु नदी और इधर आती है जी सतलज नदी। तो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच का जो भाग है उस बीच के भाग को क्या माना जाता है, कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा ये हिमालय विस्तृत कहां पर है, तो यह हिमालय मुख्य रूप से कश्मीर व हिमाचल प्रदेश, तो कश्मीर और जो हिमाचल प्रदेश है उन राज्यों में क्या माना जाता है, इसका विस्तार माना जाता है। अब देखिएगा इस हिमालय की अगर अपने और खास बातों की बात करें तो जैसे मान लीजिए काराकोरम है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो ये क्या मानी जाती है, कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं जो कश्मीर व पंजाब हिमालय का भाग मानी जाती है। इसके अलावा देखिएगा इस हिमालय की अगर अपने बात करें तो ये वाला जो हिमालय वाला जो भाग है ये थोड़ा सा शुष्क भाग माना जाता है और इस भाग के अंदर क्या मानी जाती है, जो बर्फ की जो हाइट है यानी जो हिमरेखा की जो ऊंचाई मानी जाती है वो क्या मानी जाती है जी, अधिक ऊंचाई के अंदर मिलती है। यानी कश्मीर और जो पंजाब हिमालय है ये थोड़ा सा शुष्क है और इसी शुष्कता के कारण क्या मिलता है, शुष्क होने के कारण इस भाग में जो बर्फ जो है यानी जो हिम है वो क्या मिलती है, हमें अत्यधिक ऊंचाई पे मिलती है। यानी हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो क्या मानी जाती है, ज्यादा ऊंची मानी जाती है। अपनी हिमालय प्रदेश की बात करें तो नेक्स्ट वाला जो आता है वो आता है जी कुमायूं हिमालय। अब देखिएगा अगर अपने कुमायूं हिमालय की जब अपने बात करते हैं तो कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से किन दो नदियों के बीच में है, तो ये यहाँ पे आती है जी सतलज नदी और यहाँ पे आती है जी काली नदी। तो सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच का जो भाग है, यानी सतलज से लेकर के काली नदी के जो बीच का भाग है उसे क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिएगा इसकी अगर अपने आगे की बात करें तो ये मुख्य रूप से कौन से राज्य में फैला हुआ है, तो कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य में क्या माना जाता है, इसका विस्तार माना जाता है। इसके अलावा देखिएगा कुमायूं जो हिमालय इसके दो भाग हैं, पहला जो भाग माना जाता है वो है जी पूर्वी भाग और दूसरा जो आता है वो आता है जी पश्चिमी भाग। अब देखिए जी पूर्वी जो भाग है उसको क्या कहा जाता है, जो पूर्वी भाग है उसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय, जबकि पश्चिमी भाग की अगर अपने बात करें तो इसको कहा जाता है गढ़वाल हिमालय।
आगे देखिएगा कुमायूं हिमालय की अगर अपनी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो जो नंदा देवी है, नंदा देवी कुमायूं हिमालय की क्या मानी जाती है, सर्वोच्च चोटी मानी जाती है जी। इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट वाले अगर अपनी पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट वाला जो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण में आता है वो आता है जी हमारे पास नेपाल हिमालय। अब देखिए नेपाल हिमालय की बात करें तो यह मुख्य रूप से कहाँ विस्तृत है, तो नेपाल हिमालय मुख्य रूप से नेपाल में ही विस्तृत है। इसके अलावा देखिएगा ये वाला जो हिमालय है ये है किन दो नदियों के बीच में, तो काली नदी से लेकर के और जो तीस्ता जो नदी है, यानी काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है वो सारा का सारा किस में काउंट होता है जी, नेपाल हिमालय के अंदर काउंट होता है। इसके अलावा देखिएगा इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो नेपाल हिमालय की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है जी, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा हिमालय की जितनी भी सर्वोच्च चोटियां हैं, हिमालय की जितनी भी सर्वोच्च चोटियां हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट है, अन्य जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, वो सारी की सारी कहाँ पर मिलती है हमें, वो मिलती है जी नेपाल हिमालय के अंदर। इसके अलावा देखो नेक्स्ट वाले पार्ट की अगर अपने स्टडीज करते हैं इसी के अंदर, तो नेपाल हिमालय के अंदर एक घाटी पाई जाती है काठमांडू घाटी। तो जो काठमांडू घाटी है वो क्या मानी जाती है, नेपाल हिमालय की मुख्य घाटी मानी जाती है। इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट वाले अगर अपने हिमालय के प्रादेशिकरण वाले क्षेत्र की बात करें तो नेक्स्ट वाला जो आता है वो आता है जी हमारे पास असम हिमालय। अब देखिए तीस्ता नदी से लेकर के और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का जो भाग है वो सारा का सारा किस में काउंट होता है जी, असम हिमालय के अंदर काउंट होता है। लंबाई मानी जाती है वो मानी जाती है 720 किलोमीटर। अब देखो ये कहां कहां पर फैला हुआ है, तो यह मुख्य रूप से जैसे मान लीजिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम तथा भूटान देश का जो भाग है उसके अंदर क्या हुआ है, यह फैला हुआ है। तो ये था जी हमारे पास हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। नदियों के आधार पर वैज्ञानिक थे सिडनी ब्राड। सिंपल सी बात है, आपको 2-3 बातों का याद रखना है, इसको ज्यादा क्रिटिकली लेने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ दिमाग में कॉन्सेप्टेड क्लियर करना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको क्या याद रखना है, ये सिंधु नदी है और ये आती है जी सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में दोनों, इसमें देखो दोनों में सह आ रहा है, तो यहां पर कौन सा आ जाए, सह से याद रख लेना कश्मीर हिमालय। तो सिंधु से लेकर के सतलज के बीच में कौन सा हिमालय आता है, कश्मीर हिमालय आता है। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है सह से लेकर के कै के बीच में सतलज और काली, तो सतलज से लेकर के काली के बीच में कै से याद रख लीजिएगा कौन सा हिमालय आता है, कुमायूं हिमालय आता है। काली से लेकर के तीस्ता के बीच में देखो ये सारा का सारा एरिया नेपाल का आता है, तो ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम याद रख लेना कौन सा, नेपाल हिमालय। ठीक है, काला कौन है, काला नेपाल ही है जी, और कोई काला नहीं है, केवल नेपाल ही क्या है, काला माना जाता है। उसके बाद देखो तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक है, तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा आता है, तो वो आता है जी हमारे पास असम हिमालय एरिया आता है। तो यहां पर क्या मिलती है, यहाँ पे ये असम वाला एरिया है, तो ये याद रख लीजिएगा तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र मिलता है वो कहाँ मिलता है जी, असम हिमालय के अंदर। अब इसमें देखो एक तो ये आ गया सिक्किम, उसके बाद में देखो ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये देखो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, तो एक राज्य आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। असम की तो हमने बात कर ही ली, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एक देश आता है जी, वो आता है जी भूटान। तो इसके अंदर 3 स्टेट और एक देश आता है भूटान, जो क्या माने जाते हैं, इसके अंदर प्रमुख रूप से माने जाते हैं। ठीक है, तो ये था जी हिमालय का मुख्य रूप से प्रादेशिक वर्गीकरण सिडनी ब्राड के अनुसार। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान।
देखिएगा भारत के प्रादेशिक वर्गीकरण के अंदर अपने हिमालय का जो वर्गीकरण था वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आता है वो आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब देखिए उत्तर भारत के विशाल मैदान की अगर अपने बात करें तो देखिएगा ये है कहां पर, तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार, यानी ऊपर तो देखिएगा हिमालय प्रदेश आ जाता है और नीचे ये वाले अगर अपने इंडिया वाले इस एरिया की बात करें तो ये आता है जी प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो इन दोनों के बीच का जो भाग है ना वो सारा का सारा किस में आता है जी, हमारे पास उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंदर आता है। आगे देखिएगा अगर अपने उत्तर विशाल मैदान की अगर अपने बात करें तो देखिए भारत के विभाजन से पूर्व अगर अपने बात करें तो इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था सिंधु गंगा का मैदान। यानी जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, ज्योग्राफिकल डिवाइडेशंस नहीं हुए थे, तो उससे पहले क्या था, भी इसको क्या कहा जाता, सिंधु गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता था। लेकिन देश आजाद होने के बाद में क्या है, इसको वर्तमान के अंदर सतलज गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान के नाम से क्या है, इसको जाना जाता है। इसके अलावा देखिएगा अगर अपने इस क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका क्षेत्रफल माना जाता है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और पूर्व से अगर पश्चिम लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है, पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम अगर अपनी लंबाई की बात करते हैं तो यह लगभग 3200 किलोमीटर क्या माना जाता है, लंबा माना जाता है। और इसकी अगर अपने चौड़ाई की बात करें तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है यह 150 से 480 किलोमीटर क्या है, लंबाई के अंदर फैला हुआ है। भी सिंपल सी बात है, आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान हिमालय व प्रायद्वीपीय पठार, यानी ये वाला अपनी हिमालय वाला भाग कर लिया था, तो हिमालय का ये वाला हिस्सा और ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग, तो इसके अंदर ये जो बीच वाला हिस्सा ये सारा किस में आता है, उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंदर आता है। अब देखो सिंधु और गंगा का मैदान पहले क्या कहा जाता, देखो यहाँ से सिंधु नदी और ये यहाँ पे आती है गंगा नदी, तो सिंधु नदी से लेकर के गंगा नदी के बीच का जो भाग था उसे क्या कहा जाता था, सिंधु गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता था। देश आजाद होने के बाद में इसे सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एरिया की अगर अपनी बात करें, इसके क्षेत्रफल की अगर अपनी बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल माना जाता है वो माना जाता है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम अगर अपनी लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर मानी जाती है। चौड़ाई की अगर अपने बात करें तो जो चौड़ाई मानी जाती है वो मानी जाती है 150 से लेकर के 480 किलोमीटर क्या मानी जाती है, चौड़ाई मानी जाती है। अब जो भूगर्भ वेद है उनके अनुसार ये भी माना जाता है कि इसके अंदर जालोड़ के जो जमाव माने जाती हैं वो माने जाते हैं 2000 मीटर की गहराई तक, यानी 2000 मीटर की गहराई तक डेप्थ तक क्या माना जाता है, इसमें जलोढ़ मिट्टी का जमाव माना जाता है। ठीक है, और देश का सबसे उपजाऊ भाग भी कहाँ पे है, तो इसी भाग के अंदर मिलता है। ठीक है, उसके देखिएगा नेक्स्ट वाले अगर अपने पार्ट की बात करते हैं तो वो आता है जी उत्तर भारत के विशाल मैदान का विभाजन। अब देखिए विशाल मैदान के विभाजन की अगर अपनी बात करते हैं तो इसको मुख्य रूप से क्या किया जाता है, उचावच की दृष्टि से, यानी उचावच की दृष्टि से क्या किया जाता है, इसको विभिन्न प्रकार के भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें पहला जो भाग आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं भाबर प्रदेश। अब देखिए भाबर प्रदेश की अगर अपनी बात करते हैं तो भाबर प्रदेश मुख्य रूप से कहां से लेकर के कहां तक फैला हुआ है, तो देखिएगा सिंपल सी बात है, अपने हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में एक बात की थी शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय से लेकर के तीस्ता नदी के बीच तक, यानी शिवालिक हिमालय से लेकर के तीस्ता नदी का जो गिरिपदीय भाग है, गिरिपदीय
पदीय क्षेत्र है वहां तक क्या माना जाता है, भाबर प्रदेश का विस्तार माना जाता है। अब देखो गिरिपद क्या होता है। गिरि का अर्थ होता है जी पहाड़, और पर्वत का अर्थ होता है जी इसके पैर। यानी ये पहाड़ है, इस पहाड़ का आधार है, ये वाला जो एरिया आता है इसको बोलते हैं गिरिपदीय क्षेत्र। तो ये जैसे मान लीजिए अपने हिमालय का वर्गीकरण किया था, तो नया वाला जो बिल्कुल लेटेस्ट हिमालय जो बना हुआ वो बना हुआ जी शिवालिक हिमालय, ठीक है, बिल्कुल नवीनतम हिमालय, पाया हिमालय की श्रेणी के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। तो हिमालय का जो लास्ट वाला भाग है शिवालिक हिमालय, उसका गिरिपदीय प्रदेश। अब गिरिपदीय प्रदेश देखो, ये वाला गिरिपदीय प्रदेश आ गया, यहां से लेकर के और जो तीस्ता नदी तक का क्षेत्र है वहां तक क्या माना जाता है, भाबर प्रदेश का विस्तार माना जाता है। अब देखो भाबर जो प्रदेश है उसकी अगर अपने बात करें, ठीक है, तो भाबर जो प्रदेश है इसकी चौड़ाई मानी जाती है 8 से लेकर के 16 किलोमीटर क्या मानी जाती है, भाबर प्रदेश की चौड़ाई मानी जाती है। इस प्रदेश में क्या होता है, जैसी नदियां आती है, अभी इसको अगर इस प्रकार से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ऊपर वाला ये जो भाग है यहां से नदियां नीचे की तरफ आती है। अब जैसे ही नदियां नीचे की तरफ आएगी तो वो क्या करेगी, यहां से अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर के आएगी, और वो उन कंकड़ पत्थरों को कहां जमा कर देती है, इस पदीय भाग के अंदर क्या कर देती है, जमा कर देती है। अब यहाँ पे जमा करेगी तो ऊपर से जो रिवर आ रही है नीचे की साइड में, तो अब उसका जल होगा वो कहां से बहेगा, वो जल बहेगा जी इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ से ऊपर से तो नदियां आ जाती है, ठीक है, वो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर के आती है और कंकड़ पत्थरों को लाती है। तो उसके बाद में क्या होता है, नदी इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से बहना स्टार्ट कर देती है, यानी भूमिगत नदी, यानी नदियां यहां पर क्या हो जाती है, भूमिगत हो जाती है। इसके अलावा देखिएगा यहां पर सिंपल सी बात की जाए तो ये वाला जो भाग है ये कृषि के लिए क्या माना जाता है, अनुपयोगी माना जाता है, अनुपयोगी, यानी यह कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। इस भाग में क्या मिलते हैं, हमें बड़े बड़े क्या मिलते हैं, कंकड़ पत्थर मिलते हैं, बड़े बड़े इसके अंदर कंकड़ पत्थर मिलेंगे, जिसके कारण क्या माना जाता है, ये वाला भाग कृषि के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। उसके बाद में देखिएगा भाबर प्रदेश के बाद में नेक्स्ट वाला जो प्रदेश आता है वो आता है तराई प्रदेश। नेक्स्ट वाला जो आता है वो आता है जी तराई प्रदेश। अब देखिए तराई प्रदेश की अगर अपने बात करते हैं तो लगभग देखो ये आता है भाबर, तो इस भाबर के ही समानांतर इसके दक्षिण के अंदर, भाबर के समानांतर दक्षिण के अंदर भी भाबर का जो समानांतर है इसके दक्षिण के अंदर लगभग ये माना जाता है कि 15 से लेकर के 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर क्या हुआ है, तराई प्रदेश फैला हुआ है। अब देखो सिंपल सी बात है कि ये वाला जो एरिया यहां से जैसी नदियां देखो क्या होती है, कंकड़ पत्थर यहां पे आके समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एरिया है, इसको ऐसे समझिए भी, ये देखिएगा यहां से लेकर के अपने इसकी स्टडी की थी, ये आता है जी हमारे पास भाबर प्रदेश। उसके बाद में देखो यहाँ पे भाबर प्रदेश के नीचे से नदियां प्रवाहित होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, इसी के समानांतर थोड़ा सा दक्षिण की तरफ अपने चलते हैं तो नदियां क्या हो जाती है, इन कंकड़ पत्थरों को पीछे छोड़ देती है और यहाँ पे इस मार्ग में क्या हो जाती है, हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है, तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी सिंपल सी बात है, तर प्रदेश कौन सा होगा, जहाँ पे पानी ज्यादा हो, तो नदियां क्या करेगी, भाबर को क्रॉस कर लेगी। क्रॉस करने के बाद में वो क्या करती है, इस दक्षिणी भाग में आती है इसके समानांतर, और यहाँ पर क्या होती है, हमें बहती हुई दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है भी, इसमें देखो नदियां ये नहीं भी पर्टिकुलर अपने प्लेस के ऊपर से आए सीधे उनके नीचे से बही और साधारण तरीके से चलना स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या होती है, नदियां अनियमित रूप से बहती है भी, अनियमित क्या हो जाती है, बिल्कुल इनका कोई नियमन नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी जहां पर भी इनका मन आएगा ना, ये वहां पर क्या करती है, इस प्रकार से फैलती रहेगी। तो यहाँ पर क्या होती है, जो नदियां होती है वो क्या फैलेगी, अनियमित रूप से फैलती है। अब अनियमित रूप से यहाँ पे फैलेगी तो इसके कारण पानी चारों तरफ इकट्ठा होगा, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर दलदली क्षेत्र का
निर्माण करती है। भी इस एरिया में क्या करेगी, ये दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देती है। ठीक है, और दलदली क्षेत्र का निर्माण करने के बाद में क्या होता है, देखो सिंपल सी बात की बात करें तो दलदली क्षेत्र का निर्माण करेगी तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की घास मिलती है। तो इन घासों में जैसे मान लीजिए हाथी घास हो गई, ठीक है, या जैसे मान लीजिए कांस होगी। ये कांस वो लड़ाई वाली बात नहीं कर रहा, कई बार अपने बागड़ी में कह देते हैं ना भी कांस कर सीगे, तो वो कांस वाली बात नहीं है जी। यहाँ पर ये कांस एक प्रकार की घास है, तो ये कोमा लगाया हुआ है, तो ये कांस है, ये क्या मिलती है जी, यहाँ पर प्रमुख रूप से घास मिलती है। इसके बाद में देखिएगा ये जो तराई है, इसका ये वाला जो हिस्सा है, इधर वाला जो हिस्सा है वो आ जाता है जी आपका पूर्व का, वो आ जाता है पश्चिम का। तो इसका जो पश्चिमी भाग है उसमें क्या मिलता है जी, वर्षा का अभाव पाया जाता है। यानी तराई के पश्चिमी भाग में क्या मिलता है जी, आपको वर्षा का अभाव मिलेगा। और नदियां अनियमित रूप से बहती है, दलदली भाग है, तो मच्छरों का प्रकोप भी क्या होगा जी, ज्यादा होगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं भी किस नदीय प्रदेश के अंदर या किस मैदानी भाग के अंदर मलेरिया का प्रकोप ज्यादा रहता है, तो तराई वाला जो एरिया है वहां पर क्या रहेगा, मलेरिया का प्रकोप भी ज्यादा रहता है। इस वाले एरिया की अगर अपनी बात करते हैं, नेक्स्ट वाला जो क्षेत्र आता है वो आता है जी हमारे पास कांप क्षेत्र। अब देखिएगा कांप क्षेत्र जो है, इसके अगर अपने विभाजन की बात करें तो जो कांप क्षेत्र है इसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो एक तो आता है जी बांगर प्रदेश, और नेक्स्ट वाला जो आता है वो आता है जी खादर प्रदेश। खादर प्रदेश यानी कांप क्या होता है, कांप जो होता है वो क्या होती है, जिसमें रेत की मात्रा क्या होती है, कम होती है, लेकिन थोड़ी सी क्या होती है, ये सख्त भी होती है। यानी ना तो पूरी चिकनी मिट्टी ना ही पूरी रेत, यानी थोड़ा सा ऐसा पार्टीशन जो क्या होता है, थोड़ा सख्त भी होता है, रेत की मात्रा कम होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, कांप क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो कांप क्षेत्रों में जैसे मान लीजिए इसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। ठीक है, अब देखो बांगर प्रदेश क्या होता है भी, जहां पर ऐसा क्षेत्र जहां पर नदियां क्या करती है, नदियां पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो जमाव है वो करती है, तो वो सारा का सारा किस में आता है जी, हमारे पास बांगर प्रदेश के अंदर आता है। अगर अपने खादर प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो वह प्रदेश जहां पर क्या करती है, नदियां प्रतिवर्ष, यानी जहां पर क्या करती है, नदियां प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यूपी है, पश्चिमी बंगाल है, ठीक है, और जो बिहार वाला एरिया है यानी कोसी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर क्या मिलते हैं, देखो जैसे मान लीजिए प्रतिवर्ष क्या होती है, बाढ़ आती रहती है, और प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण क्या होता है, नदियां वहां पर प्रत्येक साल क्या करती है, नई जलोढ़ मिट्टी का जमाव कर देती है, तो उसे कहते हैं खादर प्रदेश। और ये जो आता है वो आता है जी बांगर प्रदेश, यानी जहां पे पुरानी नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, वो वहां पे जमा हुई रहती है, पुरानी मिट्टी है, जहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात है, इसको याद करने का एक ही तरीका है, नाम याद रख लीजिएगा जी, बापू। ठीक है, बा का अर्थ हो गया बांगर, पू का अर्थ हो गया पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यानी एक याद कर लेना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कई बार क्या होता है, इन चीजों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बांगर किसको कहते हैं, खादर किसको कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, बांगर को याद करने का एक ही तरीका है, बापू, बस फादर नाम आएगा बापू। ठीक है, तो बापू क्या करेगा, बापू अपनी जो पुरानी संपत्ति है वो क्या करता है, अपनी संतान के लिए लगा देता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो जमाव है वो सारा का सारा किस में आता है, बांगर प्रदेश में। और नवीन जलोढ़ मिट्टी का सीधी सीधी बात है, ठीक है जी, कि खाद उसी नहीं बा इसी ओसी। ठीक है भी, खाद नई साल खेत में नई गेरनी बड़ा है, ठीक है, ऐसे तो है नहीं भी अपने वो एक साल में खाद गेर दी अपने चलता रहेगा। तो खादर में क्या होगा, अभी प्रतिवर्ष क्या रहती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव रहता है। यूपी है, पश्चिमी बंगाल वाला एरिया है, या बिहार वाला जो एरिया, वहां पर क्या होता है, इस प्रकार की मिट्टी हमें ज्यादा मिलती है। इसके अलावा देखिएगा, इसके अंदर मुख्य रूप से दो तीन वर्डिंग आती है, जैसे मान लीजिए रे है। अब बांगर जो प्रदेश होता है, ये वाला जो बांगर प्रदेश है, इस बांगर प्रदेश में कई बार क्या होता है कि सिंचाई कार्यों के कारण
कि जो बांगर प्रदेश है, इस बांगर प्रदेश में क्या होता है, सिंचाई की अधिकता के कारण, अब सिंचाई की अधिकता के कारण क्या होता है, इस मिट्टी के ऊपर एक व्हाइट कलर की सी परत जम जाती है, ठीक है। और उसी व्हाइट कलर की परत को क्या कहा जाता है, रेह, यानी उस प्रकार की व्हाइट कलर की जो परत जम जाती है उसे किसके नाम से जाना जाता है, रेह के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसी मिट्टी जिसके ऊपर नमक की थोड़ी सी खारी परत जम जाती है उसे किस नाम से जाना जाएगा, रेह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद रेह के बाद में देखो वर्डिंग और आती है, उसे कहा जाता है जी भुड़। अब देखो जी ये भूड़ क्या होता है, अब भूड़ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि ये मिट्टी होती है भी, अब ये मिट्टी है, अब इस मिट्टी का जो कोमल वाला भाग है ये मिट्टी है, इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर भी होंगे, मुलायम वाला पार्ट भी होगा। अब इसमें कई बार क्या होता है, जो अपर्दन के कारण या अन्य क्रियाओं के कारण क्या होता है, ऊपर वाली जो मुलायम मिट्टी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। पीछे बचता क्या है, पीछे बचेगा जी कंकड़ पत्थर, पीछे बचते हैं जी कंकड़ पत्थर। तो ऐसी कंकड़ पत्थरों वाली जो भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है, भूड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये वाली भूमि कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है, और जहाँ पे सिंचाई ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा, सलाइनरी परत बन जाएगी, नमक की एक परत बन जाएगी, जिसे क्या कहा जाता है, रेह के नाम से जाना जाता है। तो ये था जी उत्तर भारत के विशाल मैदान का उचावच के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर रहेगा उत्तर भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण है, वो अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।